हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जुडिशियल एक्टिविटीज को पढ़ेंगे। ये चैप्टर बीपीएससी के जीएस पेपर सेकंड के सेक्शन ए के अंतर्गत आता है, जिसमें आप सभी को इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक पढ़ना है। अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछी है। और ये जो दो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन को हमने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यायिक सक्रियता एक संसदीय लोकतंत्र में दुधारू तलवार है, इसका स्पष्टीकरण करना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, एक नवीन कॉन्सेप्ट है। विवेचना करें तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष में और न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में दिए गए प्रमुख तर्कों का स्पष्ट करें। ये दोनों क्वेश्चन जो है देखने में आपको डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन इस दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेम होगा। और जो क्वेश्चन पूछने का जो एसेंस है, जो भाव है, जो सार है, वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये हमारा इंडियन पॉलिटी का मेंस का सीरीज चल रहा है और इसमें जो है बीपीएससी का पॉलिटी मेंस, जीएस मेंस के पर्पस से जितने सारे टॉपिक्स बनेंगे उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स अगर आप लोगों के द्वारा भी सजेस्ट किए जाएंगे तो उस टॉपिक को भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है कि हमारा जो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का क्लास लगभग खत्म हो गया है और उसमें टेस्ट अभी लेना फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिसे भी अगर इकोनॉमिक्स के पेड ग्रुप में जुड़ना है आप इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा 7667203711 पे। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का पेड ग्रुप का है। आप इस नंबर पे कंसल्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। और हम लोग पॉलिटी मेंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मुख्य रूप से बीपीएससी के पर्पस से ये सीरीज को स्टार्ट किया गया है और ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीज़ों को भी लोग उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और उन्हें लगता है कि बस वीडियो बनाने के पर्पज़ से टॉपिक डाले गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये कंटेंट काफ़ी बेहतर कंटेंट है और आपसे भी इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और जो भी मैं कंटेंट अभी मैं पॉलिटिक का दे रहा हूँ या दूंगा, इस कंटेंट का आप कहीं भी यूज़ कीजिएगा। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से यूज़ की कंपेयर कीजिएगा तो ये बेहतर आपको नज़र आएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कंटेंट का मैं कमी नहीं किया हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि उतना ही कॉन्सेप्ट दिया जाए जिसको आप एग्जामिनेशन हॉल में लगभग 22 से 23 मिनट में लिख सकें। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट और बेहतर से बेहतर मटेरियल देने का प्रयास किया जा रहा है पॉलिटी सेक्शन का। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। देखिए, न्यायिक सक्रियता अगर टॉपिक आता है और उसका क्वेश्चन का पैटर्न किसी भी तरीके का होगा, ठीक है, तो आप इसी पैटर्न पे लिखिएगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। इसके पीछे रीज़न है, रीज़न पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर जुडिशियल एक्टिविटीज़ पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसी तरीके से आंसर लिख दीजिएगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, फर्स्ट में न्यायिक सक्रियता का मीनिंग को समझा दीजिएगा, उसके बाद इसके कारण को बता दीजिएगा, उसके बाद न्यायिक सक्रियता जो भारतीय प्रशासन में जो दिख रहा है उसका पॉजिटिव साइड क्या है, इस चीज़ को दिखा दीजिएगा और उसके निगेटिव साइड को दिखाइएगा और उसके बाद एक निष्कर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है,
और निष्कर्ष कभी भी लिखना है तो न्यायिक सक्रियता को थोड़ा सा हम लोग निगेटिव दिखाएंगे, पूरा निगेटिव नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा निगेटिव दिखाते हुए लिखेंगे, ठीक है। और लेकिन एक चीज याद रखना है कि न्यायिक सक्रियता का जब कंक्लूजन भी लिखिएगा तो पॉजिटिव ही लिखना है, थोड़ा सा नेगेटिव लिख करके पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा नेगेटिव लिख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग इसकी मीनिंग को समझते हैं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूँ। देखिए, न्यायिक सक्रियता का मतलब जो है ना, न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है सार्वजनिक नीतिगत मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप होना, ठीक है। और वैसे मुद्दों पर न्यायालय हस्तक्षेप करती है जो कार्यपालिका और विधायिका के दायरे में आती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से है, इंटरफेयर करने से है। और हस्तक्षेप करती है और वे वैसे मुद्दे पर हस्तक्षेप करती है जो कार्यपालिका और विधायिका के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। भारत में संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, या संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, आप सभी को भी पता होगा कि यहाँ पे सरकार के 3 अंग होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका हो गया, ठीक है, एक्सिक्यूटिव जिसे कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जुडिशियरी हो गया। तो हमारी संसद में, हमारी संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों के कामों का वितरण किया गया, डिवाइड किया गया है कि कार्यपालिका का काम क्या है, विधायिका का काम क्या है और न्यायपालिका का काम क्या है। कार्यपालिका का काम क्या हो गया? अगर कोई विधायिका अगर कानून बनाती है देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, तो उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है? कार्यपालिका करती है, एक्सिक्यूटिव करता है। लेजिस्लेटिव जो है विधायिका कानून बनाती है और एक्सिक्यूटिव जो है कार्यपालिका इस कानून का क्रियान्वयन करती है। जुडिशियरी जो है उस कानूनी की समीक्षा करती है कि जो कानून जो बनाए गए हैं संसद के द्वारा, क्या वो संविधान सम्मत है कि नहीं, क्या वो संविधान के विधि और विधायनों के अनुकूल है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अभी हाल के समय में देखा जा रहा है कि ये जो हमारी जुडिशियरी सिस्टम है, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, चल न्यायालय है, बहुत सारे जो न्यायालय की जो संस्थाएं बनी है वो इतनी एक्टिव हो गई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इतना एक्टिव हो गया है कि ये कार्यपालिका और विधायिका के कार्यक्षेत्र में भी अतिक्रमण करने लगी है। कहने का मतलब है कि जो काम कार्यपालिका और विधायिका को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट करने लगी है, और यही न्यायिक सक्रियता कहलाता है। अगर आप इसे लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य है न्यायालय के द्वारा ज्यादा सक्रिय हो जाना, और इतनी सक्रिय हो जाना कि वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यक्षेत्रों में भी दखल देने लगती है। लेकिन वो जो कार्यक्षेत्र में जो दखल देती है वो सार्वजनिक नीतिगत मामला होता है, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल के सहारे से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। कुछ समय पहले जो है एक मुद्दा आ रहा था, दिल्ली में मुद्दा आ रहा था कि दिल्ली में पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ गया है, और दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो उस समय जो है दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कही कि दिल्ली में सीएनजी गाड़ी को चलाइए,
सीएनजी गाड़ी चलने से पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है। उसी तरीके से जब कभी राज्य में 355 356 आपात लागू हो जाता है, आप सभी को पता होगा 356 जो है, आर्टिकल 356 किससे है? राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड है। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करती है कि आप बेवजह जो है बिना किसी जांच पड़ताल के अतार्किक तरीके से किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन मत लगा दीजिए। ठीक है। उस राज्य को फिर से पुनर्समीक्षा करने का मौका दिया जाए। वहां का जो विधानमंडल है, राज्य का जो विधानमंडल है, उसको समीक्षा करने का मौका दिया जाए। ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे कुछ साल पहले की घटना है, एफसीआई जो हमारे यहाँ एफसीआई क्या गोदाम एफसीआई के गोदाम में अनाज रखे गए थे। वो अनाज सड़ रहा था चूंकि स्टॉक से ज़्यादा अनाज हो रहा था, और वो अनाज बारिश में सड़ रहे थे चूंकि गोदाम के पास जो है उतनी स्टॉक नहीं थी रखने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया था कि हमारे देश में इतनी भूखमरी है, तो आप जो है इस अनाज को पीडीएस के लिए क्यों रखे हुए हैं? ठीक है। आप इसे जो पीडीएस के तहत जो मिनिमम शुल्क लेकर के आप देते हैं अनाज को, इससे अच्छा है कि आप फ्री डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए ना। अनाज सड़ रहा है, तो ये जो अनाज जो एफसीआई के गोदाम में जो सड़ रहे थे, ठीक है, इस पर एक्शन किसे लेने की जरूरत थी? तो कार्यपालिका को जरूरत थी। विधायिका इस पर कानून बना सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पर कौन एक्शन लिया? तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ली। इसी को कहा जाता है कि न्यायालय का अति सक्रिय हो जाना। उसी तरह आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारे नगर पालिका में, नगर निगम में, बहुत सारे शहरों में अगर बरसात के समय में जल लंबे समय तक जल लंबे समय तक जमा रहता है और जल की निकासी अगर नहीं होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर एक्शन लेती है, चाहे पर्यावरण के संदर्भ में एक्शन लेती है। ठीक है। कहने का मतलब है जहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका जो है थोड़ा सा पंगु हो जाती है, थोड़ा सा असंवेदनशील हो जाती है, वहाँ पे हमारी न्यायपालिका एक्टिव हो करके उस पर एक्शन लेती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता का सिंपल मतलब क्या हो गया? न्यायालय का सक्रिय हो जाना। न्याय प्रणाली का, हमारी जुडिशियरी सिस्टम का अत्यंत क्या हो जाना? सक्रिय हो जाना, एक्टिव हो जाना। यही हमारा न्यायिक सक्रियता है। तो आप जो है जो जितने भी मैं एग्जाम्पल दिया, चाहे मैं सीएनजी का एग्जाम्पल दिया, जो सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में पर्यावरण के लिए दिशा निर्देश दी थी कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसलिए दिल्ली में सीएनजी गाड़ियों को चलाया जाए, चाहे एफसीआई गोदाम वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। या आर्टिकल 356 का जो प्रयोग है विभिन्न स्टेट्स में कर दिया जाता है बिना जांच पड़ताल किए हुए, वहाँ पे हमारी न्यायपालिका सक्रिय होती है और कहती है कि वहाँ के विधानमंडल को थोड़ा सा जांच पड़ताल किया जाए कि क्या वाकई में वहाँ का जो कानून व्यवस्था है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। अगर कानून संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है और सुधार पाना भी मुश्किल है, तब वहाँ पर उस स्टेट में आप आर्टिकल 356 लगा दीजिए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है हमारी जुडिशियरी सिस्टम इतना एक्टिव क्यों है। तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान में न्यायपालिका का जो अधिकार क्षेत्र है उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। क्योंकि हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है और लिखित संविधान में न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्रों का भी स्पष्ट उल्लेख है, जिसके कारण न्यायपालिका जो है क्या होती है? एक्टिव हो गई है। यानी न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र को समझने लगी है, विस्तृत रूप में समझने लगी है। क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि
कोई भी कानून अगर बनता है संसद के द्वारा, तो वो कानून जो है कितना संविधान सम्मत है, कितना कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को पालन करता है, उसकी देख रेख करने का, उसकी तार्किक विश्लेषण करने का अधिकार जो है ये जुडिशियरी को है, यानी सुप्रीम कोर्ट को है। तो इसके कारण से आज हमारी जुडिशरी सिस्टम एक्टिवेट हो गई है ज़्यादा, यानी अपने अधिकार क्षेत्र को समझने लगी है। दूसरा, अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका। भारत की संघीय शासन प्रणाली, हमारे देश में संघीय शासन प्रणाली है, ठीक है, आप संसदीय शासन प्रणाली भी कर सकते हैं। और इसमें अभिरक्षक के रूप में एक एक रक्षा करने के एजेंट के रूप में न्यायपालिका को वहाँ पर क्या किया गया है, विश्लेषण किया गया है। इसलिए भी न्यायपालिका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, वो अपने अधिकार क्षेत्र को समझने लगी है विस्तृत रूप में। आम जनता का सम्मान भाव, आप देखेंगे कि कभी कभी आम जनता जो है कार्यपालिका और विधायिका के कामों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो न्यायालय का शरण लेने का सोचती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कार्यपालिका और विधायिका मेरे अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तब हमें एक ही सहारा दे सकता है, और वो कौन दे सकता है, हमारी जुडिशरी सिस्टम। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, या पहले भी जो भी क्वेश्चन में डिस्प्यूट होता था, जो भी क्वेश्चन में विवाद होता था, तो स्टूडेंट क्या करते थे, स्टूडेंट किसका सहारा लेते थे, तो स्टूडेंट सीधे हाई कोर्ट में केस करते थे। ठीक है, क्योंकि लगता है, स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हमारी जो कार्यपालिका है, जो बीपीएससी जो आयोग है, वो हमारी बात को नहीं मानेगी। ठीक है, और जो राज्य का विधानमंडल है, वहाँ पर भी छात्रों के मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है, यानी वहाँ के जो विधायक जो हो गए हैं, छात्र की बातों को असंवेदनशील तरीके से ले रहे हैं, तो उस केस में स्टूडेंट क्या करते हैं, पटना हाई कोर्ट में केस करते हैं बीपीएससी के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि उनके मन में सम्मान का भाव है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो हमारे फेवर में रिजल्ट देगा। पीआईएल का एक अवधारणा है जो आम जनता तक आराम से पहुंच जाता है लोग। पीआईएल क्या होता है कि इसमें क्या होती है, आसानी से कोई भी आदमी जो है जनहित याचिका के द्वारा जनसामान्य के मुद्दों के आधार पे न्यायालय में क्या कर सकता है, रिट दायर कर सकता है, जनहित याचिका को पेश किया जा सकता है। ये पॉइंट वही हो गया ई और एल का उदासीकरण। ई का मतलब क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हमारी कार्यपालिका है, संसद के 3 अंक का जो पार्ट है, और ये लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है ना, यानी विधायिका, यानी कार्यपालिका और विधायिका का अपने कार्यों के प्रति उदासीनता होना। आप देखेंगे कि पर्यावरण पर्यावरण का मुद्दा हमेशा आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि उस पर कार्यपालिका भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई ऑफिसर है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो है उसी डिस्ट्रिक्ट में पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड काफ़ी बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिलता नहीं है। विधानमंडल में या संसद में कोई पर्यावरण के मुद्दे पे गंभीर बहस हो, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। जबकि पर्यावरण का मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो इस केस में क्या करती है हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है, वो आगे बढ़ कर के हिस्सा लेती है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव उदासीन हो जाता है, वहाँ पे हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है, यानी जो न्यायपालिका की जो प्रणाली है, वो एक्टिव हो जाती है। दूसरी बात है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि हमारे यहाँ कानून का शासन व्यवस्था है, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी कोई भी कोई भी व्यक्ति के हाथ में सत्ता आता है, चाहे वो सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रहता है, तो वो सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग करता है। और आप देखेंगे कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी सत्ता में आती है, तो बहुत सारा घोटाला होना शुरू हो जाता है। जैसे कि पिछले काल में आप देखेंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हुआ था, ठीक है। और आप देखेंगे कि अभी झारखंड में एक आईएएस ऑफिसर थी, उनके घर पे छापा मारा गया, करोड़ों रुपया की संपत्ति पकड़ी गई।
तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून की नज़र में सब समान है, कानून अंधा होता है, कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए समान जस्टिफाई होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। इसके कारण भी न्यायपालिका हमारी एक्टिव हो गई है। और दूसरी बात है कि कार्यपालिका और विधायिका के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है लोगों में, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका ऐसे काम करती है जो जनहित में नहीं होता है, जिससे जन कल्याण नहीं होता है। ठीक है। तो तो उसमें जो है हमारी जुडिशरी सिस्टम को आगे आना पड़ता है। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है, क्योंकि आपके पास 22 मिनट का टाइम होता है लिखने का। अब आप इसके पॉजिटिव साइड को देख लीजिए। ये तो कारण हो गया कि हमारी जुडिशरी सिस्टम क्यों इतना एक्टिव हो गई है। तो आप इतनी सारे पॉइंट को लिखिएगा, लगभग इसमें 7 पॉइंट है। उसके पश्चात जो है आप इसके पॉजिटिव साइड को भी लिख सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता का पॉजिटिव साइड क्या है। तो पॉजिटिव साइड आप लिख सकते हैं कि मानवाधिकार का संरक्षण। जैसे कि जब भी कभी मानवाधिकार का हनन होता है, तो उसमें न्यायपालिका हमारी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि जानती है कि किसी भी इंसान के जीवन जीने के लिए उसके पास मानवाधिकार होना जरूरी है। अगर आप मानव अधिकार से अगर आप वंचित कर देते हैं, तो उसे जिंदगी न जीना ही श्रेष्ठकर है। तो इसी संदर्भ में जेल में बंद लोगों के मानवाधिकार की संरक्षण की बात की गई थी। और इसमें जो है हमारी जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, वो एक्टिवनेस दिखाई थी। और जो भी जेल में बंद कैदी थे, उनके मानवाधिकार के संरक्षण के लिए उनके हितों का समर्थन किया गया। और न्यायालय के द्वारा किया गया कि हाँ ठीक है, अगर कोई इंसान अगर जेल में बंद है किसी भी कुकृत्य कार्य करने के कारण, कोई भी घृणित काम करने के कारण, संवैधानिक नियमों को तोड़ने के कारण, लेकिन जब वो जेल में बंद होता है तो उसके मानव अधिकार का संरक्षण होना चाहिए, न कि दुरुपयोग होना चाहिए। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य। प्राथमिक शिक्षा का मतलब हो गया कि आप देखेंगे कि हमारी जो न्यायपालिका है, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की है। कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा मिलना चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य मिलना चाहिए, और वो निःशुल्क मिलना चाहिए। इसकी व्यवस्था जुडिशियरी करवाई है, न्यायपालिका करवाई है। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव है। उसी तरह आप आर्टिकल 19A की बहुत विस्तृत व्याख्या हमारी सुप्रीम कोर्ट की है। 19A में सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि 19A का मतलब ये भी हुआ कि हमें जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। और इसी के तहत हम सूचना का अधिकार मांगते हैं कि सूचना का अधिकार 2005 बना था, उसके तहत हम किसी भी कार्यालय से सूचना मांग सकते हैं। जैसे आपसे भी बीपीएससी कार्यालय में आप आरटीआई करके अपनी कॉपी को देखते हैं कि हमारे कॉपी में कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है ना। तो ये आर्टिकल कौन सा पार्ट हो जाता है, 19(1) पार्ट हो जाता है। उसी तरह आर्टिकल 21 का मतलब क्या हुआ कि गरिमापूर्ण जीवन जीने की गरिमापूर्ण आर्टिकल। जैसे आर्टिकल 21 तो कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का और ज़्यादा एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, और कहा कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत जो है इसमें ये भी बात लागू हो जाता है कि लोगों को स्वच्छ पर्यावरण मिले। स्वच्छ पर्यावरण इसलिए मिले क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण अगर मिलेगा तभी कोई इंसान स्वस्थ हो सकता है, और एक स्वस्थ इंसान ही गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। ठीक है। यानी स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने में सम्मिलित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये नया नया जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, ये सकारात्मक कदम है। गरीब और वंचित लोगों को भी न्याय मिलने लगा है।
ठीक है। गरीब और वंचित लोगों को भी क्या मिलने लगा है? न्याय मिलने लगा है। और न्यायिक व्यवस्था हमारी काफ़ी ज़्यादा उदार हो गई है। आम लोगों की भी यहाँ तक पहुँच होने लगी है PIL के द्वारा, ठीक है। और राजनीति के अपराधीकरण पर भी अंकुश लगाया गया है, ठीक है। चूंकि आप देखेंगे यहाँ पर कि राजनीति के अपराधीकरण के अंकुश सुप्रीम कोर्ट जो लगाई है वो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत लगाई है। चूंकि 19(1) का जो क्लाउज 1 है, 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए जो है, इसके अंतर्गत जानने का अधिकार है। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट कही है कि किसी भी उम्मीदवार से जनता पूछ सकती है कि आपका जो है बैकग्राउंड क्या है, क्या आप किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में तो संलिप्त नहीं है। तो इससे जो है राजनीति के अपराधीकरण पे अंकुश लगा है। उसी तरह जो है आप जो है नकारात्मक पक्ष पर भी आप डाल सकते हैं कि इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी इससे खतरा में पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है खतरा में? इसलिए पड़ सकती है क्योंकि हमारी हमारी शासन व्यवस्था में जो है सरकार के तीनों अंगों के बीच एक संतुलन रखने की बात कही गई है। लेकिन अगर न्यायपालिका हमारा बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और तो इससे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों में असंतुलन का भाव पैदा हो जाएगा। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी खतरे में है। आप इस पॉइंट को कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा निगेटिव पक्ष है। देखिए खतरा में है नहीं, अगर हमारी जुडिशियरी सिस्टम ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो हमारी एक्सिक्यूटिव यानी कार्यपालिका, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या हो जाएंगे? पंगु हो जाएंगे। उसी तरह जो हमारी लेजिस्लेटिव है ना, जो हमारी जो संसद है, जो हमारी विधानमंडल है, वो भी खतरे में आ जाएगी कि कोई भी कानून बनाएगी और जुडिशरी कह देगी गलत है। तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया खतरे में आ सकती है, ठीक है। उसी प्रकार जो है किसी संस्था का न होना, इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशियरी सिस्टम के पावर को जुडिशरी सिस्टम के पावर का ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग ना करे न्यायपालिका। इसके लिए मेरे पास कोई संस्था नहीं है जो न्यायिक सक्रियता के मनचाहे विस्तार की प्रवृत्ति पर रोक लगा सके। बात आ रही है समझ में? न्यायिक सक्रियता के मनचाहे विस्तार की प्रवृत्ति पर रोक लग सके, इसके लिए मेरे पास कोई संस्था नहीं है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और उसके बाद जो है आप एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। हमारे सिस्टम का बैटरी भी डाउन हो गया। एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। निष्कर्ष आप इस तरीके से लिखेंगे कि न्यायिक सक्रियता की संकल्पना कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यानी थोड़ा सा निगेटिव निष्कर्ष लिखेंगे, फिर हम लोग पॉजिटिव कर देंगे उसको। तो हम लोग लिखेंगे कि न्यायिक सक्रियता कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, क्योंकि यह बहुमत के दृष्टिकोण पर अल्पमत के दृष्टिकोण को तरजीह देती है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुमत के तर्ज पे, चूंकि हमारी जो कार्यपालिका और विधायिका जो होता है, वहाँ पे जो कानून बनते हैं वो बहुमत के आधार पे होता है, लेकिन न्यायपालिका तो बहुमत के आधार पे काम नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से नेक्स्ट लाइन लिखिएगा कि दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में इसके कारण विधायिका और कार्यपालिका के प्रति दिन प्रतिदिन जो है विश्वास का भाव कम होता जाएगा। जरूरत इस बात का है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी संस्था, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका और न्यायपालिका हो, काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्वशाली ना हो सके, ठीक है। तो हमने निगेटिव ही निष्कर्ष में लिखा, पॉजिटिव ही निष्कर्ष में लिखा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।